वर्ल्ड वॉर टू हमेशा इंसानियत के खिलाफ हुई एक जंग के रूप में याद किया जाएगा। जब लोग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है नाजी जर्मनी, न्यूरनबर्ग और डाकाउ ट्रायल्स। साथ ही वो इन्फेमस कॉन्सेंट्रेशन एंड डेथ कैंप्स जहां इंसानियत को बेरहमी से कुचला गया। और इन सब में शामिल वो डॉक्टर्स जो खुद को साइंटिस्ट्स कहते थे। उसने इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर वो सब किया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। डाकाऊ और न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में जिन लोगों को भी कटघरे में खड़ा किया गया, उनमें कई डॉक्टर्स थे जिन्होंने इंसानों पर यूजेनिक्स का इस्तेमाल कर हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। अलग अलग तरीकों से लोगों को टॉर्चर किया, बिना एनेस्थीसिया के विविसेक्शन यानी कि उनके शरीर पर सर्जरीज परफॉर्म की, उन्हें चीरा फाड़ा। इसी तरह और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें इंसानों पर हाई ऑल्टीट्यूड डिकम्प्रेशन, सबवर्सिव हाइपोथर्मिया टेस्ट करने के लिए लोगों में इन्फेक्शियस डिसीज इंजेक्ट करना और इसी तरह के काफी सारे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स शामिल थे। लेकिन बहुत कम लोग आज भी इस सच से अनजान हैं कि इसी दौरान जापान क्या कर रहा था, कितने सालों तक और कितनी बड़ी संख्या में इंसानों पर जापान द्वारा ऐसी एट्रोसिटीज किए गए, और वो भी कहीं ज्यादा बड़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन पर, जिनके बारे में पढ़कर भी आत्मा कांप उठे। ये कहानी है यूनिट 731 की। तो क्या था यूनिट 731 और इसका पर्पस क्या था? वो कौन से रूथलेस एक्ट्स थे जो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए, और ये क्यों इतना डरावना या इंसानियत को शर्मसार करने वाला है? और क्या कभी इसमें इन्वॉल्व किसी भी शख्स को जर्मनों की तरह सजा मिली? और आज का जापान इन लोगों को कैसे देखता है या इनके बारे में क्या ओपिनियन रखता है? और ये सब करने वाले मेन आदमी का अंजाम उसके गुनाहों से ज्यादा चौंकाने वाला क्यों था? 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर इन्वेजन किया और नॉर्दर्न चाइना पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और अब जापान जैसे जैसे चाइना के अंदर बढ़ता गया, फिर एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स में फैलता गया, वैसे वैसे जापानीज मिलिट्री की ब्रूटैलिटी बदनाम होती चली गई। 1937 में यूनिट 731 को एक मेडिकल इंजीनियरिंग सेगमेंट के तौर पर क्रिएट किया गया था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंपीरियल जापानीज आर्मी की कवर्ड बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर रिसर्च यूनिट था। नाम के लिए ये भले ही एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेक्शन था, लेकिन असलियत ये थी कि 731 बायोलॉजिकल वेपन्स की टेस्टिंग, प्रोडक्शन और स्टोरेज के साथ साथ इंसानों पर इनका इस्तेमाल करके थ्योरीज को टेस्ट करने, वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यूनिट 731 मंचूरिया की बर्फीली जमीन पर पिंगफेंग डिस्ट्रिक्ट के हार्बिन सिटी के बाहर एक बड़ा सा कैंपस था, जो कि कोरियन पेनिनसुला और सोवियत यूनियन के बॉर्डर से ठीक नॉर्थ में कुछ ही दूरी पर था। ये दूर से देखने पर किसी लेटेस्ट रिसर्च सेंटर जैसा लगता था। खैर, रेड ब्रिक बिल्डिंग्स, हाई चिमनीज और वेल मेंटेन्ड कोर्टयार्ड्स को देखकर लगता था जैसे कि ये कोई यूनिवर्सिटी की लैब या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कैंपस हो। लेकिन उन दीवारों के पीछे ना तो पढ़ाई होती थी और ना ही इलाज। दरवाजे पर यूनिफॉर्म्स पहने गार्ड खड़े रहते और वहां की चिमनियों से अक्सर धुआं निकलता। ये मौत का कारखाना था जिसे रिसर्च के नाम पर चलाया जा रहा था, और यही थी जापान की इनफेमस यूनिट 731, जो 20वीं सदी के सबसे भयानक और डार्केस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक थी। इस पूरे ऑपरेशन का हेड और मास्टरमाइंड था जनरल शिरोइशी, एक रिनाउंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लेकिन शिरोइशी असल में मौत का सौदागर था जो इन्फेक्शन से ऑब्सेस्ड था, जिसने जापानीज गवर्नमेंट और मिलिट्री को यकीन दिला दिया था कि फ्यूचर की वॉरफेयर टेक्निक सिर्फ बॉम्ब्स और बुलेट्स में नहीं बल्कि इनविजिबल माइक्रोब्स में छुपी है। और उसने जापानीज जनरल्स से वादा किया कि बैक्टीरिया और वायरस के जरिए जापान लो कॉस्ट में एशिया को कॉन्कर कर सकता है, और वो भी कि बिना डायरेक्ट कॉम्बैट किए आर्मीज और सिटीज को तहस नहस किया जा सकता है। इधर जापानीज आर्मी ने चाइना पर अपना प्रॉपर कब्जा जमा लिया। अब जापान के पास चीन में एक कॉलोनी थी, सो शिरोइशी को एक गोल्डन चांस मिल गया। तब आर्मी को शिरोइशी का ऑर्डर मिला कि लोगों को जबरन मजदूरी के लिए पकड़ो, जिसे मारना है मारो। लिहाजा यहां मौजूद सिटीजन्स अब सिर्फ सब्जेक्ट थे, किसी भी डिबेट या प्रोटेस्ट की कोई जगह नहीं थी। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि जापानीज यहां के रूलर्स थे। इसने शिरोइशी को पावर, सीक्रेसी, रिसोर्सेज और सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसान दिए। अब तक मैनचू डिटैचमेंट 731 एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी में बदल चुका था। यहाँ लेबोरेटरीज, बैरक, सर्जिकल थिएटर्स, भट्टियां और इवन अपना पावर प्लांट तक। मानो ये एक छोटा शहर था जो जिंदगी के लिए नहीं बल्कि सिस्टमैटिक तौर से स्लॉटर के लिए बनाया गया था। इसलिए 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया। शिरोइशी का आदेश साफ था, इसलिए अब इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम शुरू किया गया। लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से इन्फेक्ट किया गया। उन्हें ब्यूबोनिक प्लेग और कॉलरा जैसे जानलेवा वायरस दिए जाते, तेज रेडिएशन झेलाया जाता, हाथ पैर काटकर ब्लड लॉस की स्टडी की जाती, और कई बार जिंदा इंसान के ऑर्गन निकाले जाते। कई लोगों को डेलिबरेटली गैंग्रीन से इन्फेक्ट किया जाता ताकि उसका इलाज खोजा जा सके। हजारों लोगों को बंकरों में लॉक कर अलग अलग पॉइजनस गैसेस से मारकर उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। कई सब्जेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स उनके लिविंग स्टेट में ही निकाले गए। उन्हें डिलिबरेटली भूखा रखा गया,
कई लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर जानबूझकर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ठंड में नेकेड छोड़ दिया गया ताकि फ्रॉस्टबाइट और हाइपोथर्मिया की स्टडी करके इसके इफेक्ट्स को समझा जा सके। कईयों को येलो फीवर, मलेरिया और न जाने कितनी ही बीमारियों से इन्फेक्ट किया गया। यहाँ हर चीज इंसानों पर परखी गई ताकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की एफिकेसी चेक की जा सके। और कुनैन, जो कि मलेरिया ट्रीटमेंट में दिया जाता है, उसके यूज के बजाय इसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बनाया जा सके। इन लोगों में से किसी को भी इनके नाम से नहीं बुलाया जाता था। इन्हें कहा जाता था मारुता। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉग्स, मतलब कि लकड़ियां। इस वर्ड का एक डरावना डबल मीनिंग भी था। ये बताता था कि ये इंसान केवल लकड़ियों के टुकड़े हैं जिन्हें काटा, जलाया या फेंका जा सकता है, जैसे इंसान ना हो, कोई डिस्पोजेबल गार्बेज हो। और बात बस ये नहीं थी कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बस यूनिट 731 के कैंपस फैसिलिटीज तक सीमित थे। जब जापानीज मिलिट्री को लगा कि उन्हें और ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए, तो जापान ने ब्यूबोनिक प्लेग, एंथ्रैक्स और दूसरे लीथल पैथोजेंस को कंटेनर्स में भरकर आसपास की सिटीज जैसे चांगदे और निंगबो पर गिराए ताकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रिजल्ट देखे जा सके और लोगों पर उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया जा सके। और जाहिर सी बात है कि जापानीज गवर्नमेंट की इस ऑब्सेशन के नतीजे काफी डरावने थे। पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे, कोई भी सेफ नहीं था। सबों को गिनी पिग बना दिया गया। हालांकि ये सारी प्रैक्टिसेस जो जापान कर रहा था, इन मेथड्स को 1907 के हेग कन्वेंशन और 1925 के बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर जिनेवा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इलीगल डिक्लेयर्ड किया गया था। और ऐसी एक्टिविटीज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड थी, स्पेशली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस तरह के टॉक्सिक गैसेस का यूज किया गया। उसके बाद ही इस क्लॉज को जिनेवा कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया था। लेकिन जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन कानूनों को रौंद दिया और सिर्फ चाइनीज ही नहीं बल्कि काउंटलेस कोरियंस, रशियन सिविलियंस और वॉर प्रिजनर्स भी इस क्रूरता के शिकार बने और लैब रैट्स के रूप में उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकन पायलट्स को भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया गया। शिरो इशी की सनक की वजह से इन बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज एशिया तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाला था। जापान ने एक प्लान बनाया था कि सबमरीन लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट के जरिए कैलिफोर्निया के सैन डिएगो पर ब्यूबोनिक प्लेग के पिस्सुओं से भरे कंटेनर्स को गिराया जाएगा। हालांकि इस प्लान को एक्शन में नहीं लाया जा सका, लेकिन अगर ये वॉर खत्म ना हुआ होता तो ये भी किया जाता। और इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन चेरी ब्लॉसम्स एट नाइट। खैर, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान का ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 15 अगस्त 1945 जब जापान ने सरेंडर किया तो जनरल शिरो इशी ने इमीडिएटली यूनिट 731 के सारे एविडेंसेस के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास किया। ऑर्डर मिलते ही 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स, सारे लैबोरेटरीज और 2 नियर बाय एयरफील्ड्स को भी तबाह किया गया क्योंकि अलाइड फोर्सेस पास आ रही थीं। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सैकड़ों प्रिजनर्स और कुछ का मानना है कि उस समय तक जिंदा बचे हुए कई हजारों कैदियों को तुरंत मार दिया गया ताकि कोई गवाह न बच पाए। इशी किसी गवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। जापान ने भले ही 1929 के जिनेवा कन्वेंशन पर कभी साइन नहीं किया या उसे कभी मंजूरी नहीं दी, लेकिन इससे वो उस वक्त एप्लीकेबल लॉज को मानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता या इससे उनके अपराध कम नहीं होते। जापान ने 1945 में अपनी आखिरी हार तक वॉर लॉज के हर नियम को ब्रूटली वायोलेट किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूनिट 731 के एक भी मेंबर को कभी वॉर क्राइम्स के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया, किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया और इस यूनिट में इन्वॉल्व किसी भी शख्स पर केस नहीं चला। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उन्हें बचाया। ठीक वैसे ही जैसे टॉप नाजी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स के साथ किए गए डील्स के मामले में हुआ था। यूनिट 731 के मेंबर्स के साथ साथ उनके सीनियर ऑफिसर्स और साइंटिस्ट्स को सिक्योरिटी दी गई। इस यूनिट के रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का काफी डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखा था और इसी का इस्तेमाल उसने अमेरिका के साथ बार्गेन के लिए किया, ठीक उसी तरह जैसा कि जर्मन्स ने किया था। यहाँ आयरॉनिकली जनरल इशी ने अपनी पूरी मिलिट्री सर्विस के दौरान एक डिटेल्ड डायरी रखी थी जिसमें चीन में उनके काम के बारे में डिटेल में बताया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस डायरी में यूनिट 731 की कमांड संभालने के टाइम का या उसकी वहां की एक्टिविटीज का कोई भी जिक्र इसमें नहीं था। अब इशी और उसके एसोसिएट्स को वॉर क्राइम्स के लिए इम्यूनिटी मिल चुकी थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास जो डेटा था जिसमें इंसानी शरीर पर किए गए नए नए बायोलॉजिकल और मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स थी। अमेरिका उसे पाना चाहता था ताकि यूएस उनके रिसर्च का फायदा अपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम में वेपन्स डेवलप करने के लिए कर सके। इन पर्टिकुलर अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कोई भी इनक्रेडिबल डेटा रशियंस के हाथ लगे और इस काम को सैंक्शन कराने के लिए इसमें अमेरिका के जनरल स्टाफ से लेकर ऊपर तक अमेरिकन चेन ऑफ कमांड से मंजूरी ली गई। और इस काम के लिए उनके मेन कैटलिस्ट थे एडविन हिल, जो कि फोर्ट डेट्रिक मैरीलैंड में बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरी के चीफ थे, जिन्होंने यूनिट 731 की फाइल्स के हजारों पन्नों को रिव्यू करने के बाद
अपनी सीक्रेट 1946 की रिपोर्ट में कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल थी कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स में कभी भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने में एथिकल बैरियर्स थीं और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें काफी सस्ते में मिल गई थी। 6 मई 1947 को जनरल डगलस मैकआर्थर ने प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन और जज एडवोकेट जनरल को लेटर लिखकर बताया कि जापानीज के डेटा और स्टेटमेंट्स यूएस को तभी मिल सकते हैं जब जापानीज को भरोसा दिया जाए कि उनके दिए गए कन्फेशन और डेटा सिर्फ अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस चैनल में रखेगा और इसे वॉर क्राइम्स के सबूत के तौर पर जापान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। असल में ये जेल से बाहर रहने का उनके लिए एक फ्री कार्ड था। इसलिए कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी का ये सबसे शेमफुल कवर अप था और इसी वजह से यूनिट 731 के हॉरिफिक क्राइम्स दशकों तक वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक मिस्ट्री ही बना रहा। हालांकि सोवियत यूनियन ने कुछ लोगों पर खाबरोवस्क क्राइम ट्रायल्स में मुकदमा चलाया और पहले भी जहां न्यूरबर्ग की नाजीज का ट्रायल हुआ था, वहीं ईशी आराम से जापान में रहा विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी और उसे उसके क्राइम्स के लिए कभी सजा नहीं मिली। खुद जापानीज लोगों को हाल के सालों तक इस यूनिट और इसकी एक्टिविटीज के बारे में कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इसके एग्जिस्टेंस को भी नकारा जाता रहा और जापान के स्कूल्स में इसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता और ना ही किसी दूसरे जापानीज वॉर क्राइम्स के बारे में बताया जाता है। खैर, इम्यूनिटी की डील करने के बाद ईशी जापान लौट आया। टोक्यो में उसने अपना एक क्लिनिक खोला और अपनी जिंदगी के बाकी साल वहीं गुजारे। उन हजारों विक्टिम्स के टॉर्चर और डेथ्स के लिए उसे कभी फॉर्मली अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ईशी और उसके लोगों को उनकी सारी मेडिकल रिसर्च देने के बदले उनकी कहानी को सीक्रेट रखना उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दिया था। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त रहे जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो, जिसे प्राइमरी वॉर क्रिमिनल मानकर उस पर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर द फार ईस्ट में मुकदमा चलाया गया, जिसे टोक्यो वॉर क्राइम ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस ट्रायल में हिदेकी तोजो को वॉर क्रिमिनल माना गया और मौत की सजा दी गई। हिदेकी तोजो की ट्रायल में मैरीलैंड में पोस्ट वॉर इंटेरोगेशन के दौरान ली गई जनरल ईशी की टेस्टिमोनी को एविडेंस के तौर पर पेश किया गया, लेकिन ईशी और उसके ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स पर कभी भी वॉर क्राइम्स का चार्ज नहीं लगाया गया। एक और अजीब बात यह है कि यूनिट 731 के सर्वाइविंग मेंबर्स हर साल रियूनियन करते थे, जहां वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिस्पेक्ट से मिलते और खुशी में ऐसे इकट्ठा होते रहे मानो वॉर के दौरान उन्होंने कोई हीरोइक एक्ट किया हो। वहीं जनरल शिरोइशी काफी आराम से रिटायर हुआ और 9 अक्टूबर 1959 को टोक्यो में 67 साल की उम्र में लैरिंजियल कैंसर से उसकी मौत हो गई। ईशी का फ्यूनरल भी यूनिट 731 के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मसाजी किटानो ने किया, जो खुद भी वॉर क्राइम प्रोसिक्यूशन से बच निकला था। और आयरनी ये भी है कि मसाजी किटानो ग्रीन क्रॉस के फाउंडर्स में से एक थे, जो जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि पहला कमर्शियल ब्लड बैंक था, जिसका नाम 1998 में बदलकर वेलफाइड कर दिया गया और आगे चलकर 2001 में ये मित्सुबिशी फार्मा का हिस्सा बना। खैर, किटानो की मौत भी 19 मई 1986 को हुआ, वो भी बिना किसी क्राइम के चार्ज के। लेकिन 2018 में चीजें बदलनी शुरू हुई और ऐसा लगा कि जापानीज गवर्नमेंट अपने वायलेंट अतीत को एक्नॉलेज कर रही है। जैसा कि होता है, लोग बातें करते हैं। जैसे जैसे यूनिट 731 में इन्वॉल्व लोग बूढ़े होते गए, उनमें से कुछ को शायद लगा कि अब अपनी कॉन्शियंस के बोझ के साथ नहीं जी सकते और गवर्नमेंट ने एक जापानीज स्कॉलर को रिसर्च के लिए इस यूनिट के 3600 से ज्यादा मेंबर्स के नामों की लिस्ट दी। और ये चेंज लार्जली चाइना और साउथ कोरिया के कई सालों के लगातार इंटेंस प्रेशर के कारण भी था। दोनों देशों के पास यूनिट 731 और पिछले कई सालों से इसकी एक्टिविटीज पर अपना डेटाबेस था। जैसे जैसे ज्यादा जानकारी सामने आई, जापान के लिए अपने अतीत को नजरअंदाज करना और सच को छिपाना मुश्किल होता गया। एग्जाम्पल के लिए 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में ईशी के अंडर यूनिट 731 में असाइन एक मेडिकल असिस्टेंट का कमेंट छपा। इस आर्टिकल में उसने बताया कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत चाइनीज प्रिजनर्स को डिलिबरेटली प्लेग से इन्फेक्ट किया गया, जिसका पूरा खौफ अब सामने आ रहा है। इसका मकसद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल के लिए प्लेग बॉम्ब्स बनाना था। इसलिए उसे इन्फेक्ट करने के बाद रिसर्चर्स ने उसे काट कर देखने का फैसला किया कि अंदर मौजूद बीमारी इंसान पर क्या असर डालती है। उसे काटने से पहले उस पर कोई एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं किया गया। आगे फॉर्मर मेडिकल असिस्टेंट ने कहा, रिसर्चर्स इस बात के लिए कंसर्न थे कि एनेस्थेटिक से रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, इसीलिए काटने से पहले सब्जेक्ट को नम या बेहोश नहीं किया गया। तो याद रखने वाली बात यह है कि कम से कम जर्मन्स ने अपनी पिछली गवर्नमेंट द्वारा यूरोप के लोगों के साथ किए गए कामों के लिए माफी तो मांगी है। जापान ने ऐसा कोई कदम कभी नहीं उठाया। ऐसा लगा मानो कि जापान द्वारा 1937 से 1945 में किए गए एट्रोसिटीज सिर्फ कागजों में गायब कर दिए गए। इसलिए जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी माफी नहीं मांगी। इतिहास ये दिखाता है कि कुछ सच्चाइयां न्याय से नहीं बल्कि टाइम के साथ रिवील होती हैं।